ये संस्मरण क्या कहें, मतलब कुछ मिला जुला है। वर्मा जी से शुरू में जब मैं ऑफिस से पहुंचा तो मुझे पता था कितना समृद्ध ऑफिस है उन लोगों का। और जब बताया कि वहीं पर उस वक्त जो थे ज्ञान प्रकाश जी थे कहानी में, केशव प्रसाद मिश्र थे कहानी कथा में, उपन्यास में, और उमाकांत मालवीय नवगीत के जो शीर्ष लोग होते हैं उनमें थे। उसके अलावा एहतराम इस्लाम गज़लों में थे। मतलब एक अगर नाम आ जाए तो मतलब एक गैलेक्सी थी। और साहित्य में ही नहीं, मतलब खेल कूद से लेकर के संगीत से लेकर कशालकर जी, शांताराम विष्णु कशालकर वहीं पे थे, गुणे साहब वहाँ पर थे। ये संगीत की बात है। और आपके स्पोर्ट्स में तो 2-3 रणजी ट्रॉफी वाले थे। असद कासिम का आजकल आ रहा है पेपरों में, जिनके बड़े भाई ये ध्रुव में पहले साइंटिस्ट थे जो ध्रुव में गए थे, उनके बड़े भाई तो असद कासिम जो रणजी ट्रॉफी खेलते थे। और इसके अलावा बैडमिंटन में एशिया चैम्पियन वो एक विश्व थे, वो बने। लक्ष्मण अवार्डी थे 2, गिरधर मुरालिया मेहरोत्रा। मतलब वो ऐसा ऑफिस था, कला लीजिए, संस्कृति लीजिए। और वहाँ की जो लाइब्रेरी थी, 2 लाइब्रेरी थी। एक तो ऑफिस की लाइब्रेरी थी, वो हिंदी विभाग से अटैच थी। दूसरी जो मनोरंजन क्लब उसको कहा जाता था, वो मुख्यतः बांग्ला लोगों द्वारा संचालित होता था। तो पहले नंबर बांग्ला साहित्य, फिर अंग्रेजी और हिंदी का। तो वहाँ दिन भर ऐसी भीड़ रहती थी कि आप जाइए, मतलब आप मैगजीन इशू कराना, किताब इशू कराना। तो कुल मिला कहने का मतलब यह है कि वो ऐसा ऑफिस था कि आपको, और पॉलिटिक्स में भी एक प्रधानमंत्री था वहाँ पे, आपको एक विश्वनाथ प्रसाद सिंह नाम थे, उनका नाम जो है वो प्रधानमंत्री थे स्थायी। तो इंदिरा गांधी के ज़माने में वो स्त्रीलिंग में बात करते थे, मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा कह रही हूँ, मेरा कहना नहीं मानता, मैं ऐसा कर दूँगी। और पुरुष जब पुरुष आ जाएंगे तो पुरुष कह रही है। और वहाँ पे ऐसी भीड़ होती थी लंच में, खासकर इलेक्शन के ज़माने में। आप समझिए हाईकोर्ट से लेकर के लोग वहाँ तक पूरा भर जाता था। वो पुलिया पार्लियामेंट नाम था उसका। इसका लक्ष्मीकांत जी ने कहीं पर जिक्र किया है, और वो घूमता, ये वीरेंद्र अग्रवाल ने भी किया है इस पुलिया पार्लियामेंट का। मतलब नाम उसका पुलिया पार्लियामेंट था। लोग पढ़ के आते थे, गार्जियन पढ़ के आ रहे हैं, और आपके न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ के आ रहे हैं, और मतलब जो बहस संसद में होनी है वो वहाँ होती थी। तो प्रधानमंत्री साहब थे कमलापति त्रिपाठी थे, त्रिपाठी जी एक हक साहब थे, वो MC छागरा हुआ करते थे। मतलब एक किसी को रेल मंत्रालय, किसी को एक बहुगुणा जी थे, पुंजी साहिब वर्मा, वो बहुगुणा थे, टोपी लगा के आते थे। तो पूरा यानी कि वो राजनीति भी एक निम्न स्तर की नहीं, उच्च उसके मेरे अंदर से MP की तरह पढ़ के नहीं आते होंगे जिस तरह की बहसें लोग करते थे। तो कुल मिला के वो ऐसा प्रबुद्ध वातावरण था कि हालांकि मैं शुरू में बहुत नहीं जुड़ा उससे, तो कुछ विभागीय परीक्षाएं और इधर PCS के चक्कर में मेरे 7-8 साल मतलब वो रहे। लेकिन ऐसा वातावरण मिला। मैगजीनें 2 निकलती थी, एक ऑफिस की पत्रिका थी, एक बाद में आगे निकलने लग गई। तो ब्रदरहुड जो वहाँ की मैगजीन थी, वहाँ के संगठन नाम का भी ब्रदरहुड था, एक कृपाशंकर श्रीवास्तव वगैरह सब उसमें थे। तो मेरी पहली जो रचना छपी वो उसी ब्रदरहुड में छपी, वहाँ से शुरुआत हुई। तो ऐसा ऑफिस था। वहाँ फिर 80-81 की बात होगी, वर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। वो एक नवगीत दशक का विमोचन दिल्ली में हुआ था, इंदिरा ने किया था। वहाँ से शंभुनाथ सिंह के साथ उमाकांत जी और एक सुरेश व्यतीत होते हैं, वो आए थे। तो उनके सम्मान में एक बड़ी गोष्ठी हुई, और उसी में फिर कविता पाठ हुआ। तो मेरा भी सार्वजनिक रूप से कविता पाठ हुआ। वहाँ से वर्मा जी से फिर मिलना जुलना शुरू हुआ। अब वहाँ पे अलग अलग तरह के लोग थे। वर्मा जी पक्के नई कविता वाले, और उनको जटिल माना जाता था बहुत। उमाकांत जी गीत से जुड़े हुए थे, और कुछ और लिखने वाले, मतलब कथा भी और उसमें भी। तो ये था कि मैगजीन में जो छपता था उसमें गीत अधिक छपते थे। तो वर्मा जी की छवि ऐसी थी कि बहुत ही जटिल आदमी है। उस कहते थे कि दुर्वासा है, नाराज हो जाते ज्योति से। मतलब कोई बात अगर आप कहेंगे तो वो अगर उनको नहीं लगी थी तो फिर आपको
घसीटेंगे आज ही नहीं, फिर कल देख के और आएंगे। तुमने ऐसा कहा था। फिर परसों उनका एक लंबा झूला था पॉलिस्टर वाला, उसमें दुनिया का साहित्य रहता था। हाथ और हाथ से पकड़ते थे यूँ, ये धारीदार जो होते थे ना पॉलिस्टर वाला नहीं होता, उसी में आपका रूस का साहित्य मिलेगा, आपको दक्षिण अफ्रीका का साहित्य मिलेगा, उसमें सब मिलेगा। और तो मुझे भी डर लगी शुरू में। तो अब कविताएं चूँकि मैगजीन में छपती थी तो थोड़ा सा, तो अब मेरी जो विधा थी उनकी निकट थी, लेकिन उनकी वो किताब इमरजेंसी में जो निकली थी, हार नहीं मानूंगा, तो उसकी मतलब थोड़ा सा कठिन जो एक होता है, जटिल विधान होता है। उनके दोस्तों में कौन थे? मलेश थे, रमेश शाह थे, श्याम वर्मा थे। तो इन सब में सबसे ज़्यादा जटिल लिखने वाले वही थे। अच्छा, वैसे तो औरों की अगर आप पढ़ लेंगे तो सहजता नहीं मिलेगी आपको बहुत। तो कभी किसी ने पूछ लिया कि आप ये क्या मतलब है आपका चमड़े के बैग में हाथ डालने से क्या मतलब है, तो बिगड़ जाते थे। अरे कहते थे कि देखो ऐसा है कि बना बनाया हम नहीं परोसेंगे आपको, कुछ अपना लेवल भी ऊपर उठाओ। पाठक को अपना लेवल भी ऊपर उठाना चाहिए कि हम सहज परोस के रख दें आपके सामने। तो उनकी अक्सर बहस होती थी त्यागराज गोस्वामी से। त्यागराज जी ने कभी 40-50 किताबें लिखी थी। अच्छा, वो 5 भाषाओं की ज्ञाता भी कहते थे अपने आप को। वो डोगरी आती थी, अंग्रेजी में MA थे, हिंदी में लिख ही रहते, पंजाब के रहने वाले थे, पंजाबी भी थी। तो कुल मिला के 4-5 भाषाओं के वो और किताबें उनके की करीब 40-50 हो गई थी। और वर्मा जी की 2 किताबें पहचान सीरीज में, और उसके बाद फिर ये हार नहीं मानूंगा। तो लेकिन जब बहस होती थी तो उसमें फिर कई लोग साथ में रहते थे बाहर। तो आखिर में बात खत्म नहीं होती थी, हाथी इतना हकता है, उससे बड़ा हो जाता क्या हो। जब सिवाय होने लगी। अच्छा, खैर अच्छी बात थी, गोस्वामी जी बहुत ज़्यादा वो नहीं होते थे। फिर ये सुखर बात भी लूँगा है हमारी भी शेष जी। तो शेष जी भी कहेंगे अरे गू के बाहर अगर हम चमचमा लगा दें अब बढ़िया हो जाएगा क्या हो, मतलब अपने एक्सप्रेशंस थे। तो लेकिन उनसे हम लोगों ने ये सीखा, मतलब इतना पढ़ते थे और लिखना भी, पढ़ना भी और बहस करना, पूछना। अच्छा, सहजता इतनी इनमें थी, मतलब निश्चित रूप से उनको उनकी जगह नहीं मिली। उनकी कविताओं को आप पढ़िए और बाद का भी आखिर में पढ़िएगा तो, लेकिन उन्होंने भी अपने आप को मैं कहूँगा कि बहुत बदला। बल्कि अगर आप उठा के देखेंगे इमरजेंसी वाली वो पत्रिका, उसका बाहर की जो कवर पृष्ठ है ना, वो अवधेश ने बनाया था। उसका कोना काला है, पलटा हुआ। बाहर के पृष्ठ का कोना काला पन्ना, यानी इमरजेंसी काला। इस तरह से वो एक बनाया था उन्होंने। तो उसकी मतलब बहुत, लेकिन बाद में जब जो हिंसनी गर्मी से समय आने दो का संग्रह छपा, एकदम काफी 10-15 साल के उसमें। तो एक तो समाज बदल रहा था और स्वीकार्यता की शर्तें बदल रही थी। और अच्छा, हम लोग बहुत जटिल वाले वो नहीं थे, तो हमारा उनके बैठने का भी थोड़ा बहुत लगता है। तो बार बार हमें लोग पूछते थे कि ये क्या है, कैसे, इसका क्या अर्थ है। तो कुल मिला के मतलब ये हुआ कि उनकी जो यात्रा है, देखिए वो RSS में भी रहे थे और संगीत के बहुत इतना अच्छा गाते थे। बहुत कम गाया उन्होंने, कभी जस्ट चलाते थे, चाचा जी जरा सा गाना गाइए, और तो कभी सुना दिया। अदरवाइज संगीत की भी बहुत अच्छी जानकारी थी। तो वो उनकी एक यात्रा देखिए, बल्कि उनका जो एक तरह से उनको अलग रखा गया। एक तो परिमल में थे, परिमल और प्रगतिशील उनका तो खेल अलग थे ही। उसमें भी ये था कि भाई RSS से जुड़े हैं, शुरू में गए हुए कभी शाखा, विश्वनाथ जी भी शाखाओं में गए थे, लेकिन बहुत लोगों ने बहुत बदला आपको। आखिर में तो बिल्कुल शिवपुरी जी बदल गए थे, लेकिन एक लेवल लग गया। जब भी उनकी रचनाएं कहीं जाती तो वो जो पुराने लोग थे ना, वो अपने चश्मे से अतीत में देखते हैं, वर्तमान में नहीं देखते हैं कि आज क्या लिखा जा रहा है। तो ये हुआ कि उन्होंने भी खैर बहुत से लेख लिखे उसमें। वो गाली कभी मतलब दोनों को सुनाते थे, जनवादियों को भी सुनाते थे और उनको भी सुनाते, कलावादियों को भी सुनाते थे, ये था। लेकिन उनकी यात्रा में 2 तरह से आता हूँ, जटिल से सरल की तरफ।
पहली यात्रा तो ये है। और दूसरा जो है व्यक्तिवाद से वो एक तरह सामाजिकता की तरह, समूह की तरफ जाना। और पहले की कविताओं में उनकी मैं बहुत देखेंगे आप, और बहुत से अर्थ आप मतलब अंदर की बात है वो, यानी किसी ने लिखा था कि वो मतलब ये शायद मलेज नहीं समीक्षा की भी लिखी थी, था कि अंतर जगत ही इनके यहाँ भीतर पसरता है, लेकिन वो अंतर जगत बाहर आने लगा था। और मैं इन दोनों का एक उदाहरण ये दूंगा कि उनकी कविता ये बोलती है कि निजता क्या होती है और सामूहिकता क्या होती है, और उसके लिए उन्होंने बुद्ध पर कविता लिखी। मुझे लग रहा है कि बुद्ध पर इतनी छोटी से इतनी अच्छी कविता और हो ही नहीं सकती है, और जिसमें सिकुटी लाल जी भी झांकते हैं, उनका अपना भी झांकता है। वो मैं पढ़ूँगा, 4-5 लाइन की है। इसका शीर्षक ही दिया है, तुमने कहा तथागत। अब ये है आपके निज से सार्वजनिक की यात्रा, और ये बुद्ध के बहाने उन्होंने, जब तक मैंने निज को गाया बना रहा अभ्यागत, जब मैंने तुम सबको गाया रचा गया जो आगत, जब जब मैं अपने पर रोया तब तब हुआ विगत, जब जब मैं रोया तुम सब पर तुमने कहा तथागत। इस आत्म से सार्वजनिकता की जो यात्रा है, पर पीड़ा को महसूस करने की है, दूसरों पर रोने की, अपने पर रोने से दूसरों के रोने पर जब आया तब तथागत बने। तो ये लगभग वर्मा जी पर भी लागू होता है कि वो किस तरह से मतलब धीरे 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 स्वयं से बाहर आए। और इसी तरह से अब लगभग वो कट्टरपन उनका धीरे धीरे खत्म हो गया, होता गया समय के साथ। मुझे याद है बल्कि जब ये 1989-90 के आसपास रिजर्वेशन वाला आंदोलन चला था, तो 2 फाड़ हो गए थे, समाज भी 2 फाड़ हो गया था, हाथ लोग तमाम कर रहे थे। तो वर्मा जी मतलब लगभग उसी खेमे में थे उस वक्त तक, लेकिन अचानक मतलब ये स्थिति हुई कि फिर धीरे 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 वो, आप समझिए कि आखिरी तक आने तक सितारे साम्राज्यवादी नहीं होते, ये शीर्षक दे रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि ये आरएसएस का था था और कितना कलावादी है, क्या कहता है, कितना गुंजलक शब्द बड़ा इस्तेमाल उन्होंने होता था, लेकिन वो झंडा बरदारी और ये ऐसे शब्द थे। तो लेकिन वो किस हद तक बाहर आए, इसकी जो मिसाल है मतलब उनके गद्य में मिलेगी। और उनकी एक दूसरी जो कविता है, यह है खरापन बालिक हो गया है। अब आप देखिए कहाँ से चले थे वो आरएसएस कैंप से, वो कहाँ तक आए, क्योंकि जब देशभक्त या राष्ट्रभक्त कहलाने वाले लगभग देश विभाजन के स्थिति तक आ जाए, मतलब समाज विभाजित हो जाए और धर्म और जाति के आधार पर पूरा विघटन की स्थितियाँ पैदा हो जाएं, सब्जी वाले से पूछा जाए तुम कौन जाते हो भाई, क्या हो अपना वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। अब हम आज यहाँ पहुँच गए कि सब्जी वाले से कहते तुम क्या नाम है तुम्हारा, और एक से तो आधार कार्ड ही मांगे वहाँ पे, सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। इस सोच तक पहुँचा दिए गए हम, यहाँ आ गए हम। मतलब लोग बता रहे हैं कि किस दुकान से आपको क्या खरीदना है, किस दुकान से नहीं खरीदना है, किससे तो रोजी रोटी डेली कमा रहे हैं बेचारे, मतलब उनसे भी आप जाति और धर्म पूछ करके ले रहे हैं, यहाँ पहुँच गए। ऐसे माहौल में सिकुटी लाल जी ने अपने आप को कितना बदला, ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ। खरापन बालिक हो गया है, धर्मांधता जाओ दूर कहीं वीराने में अपना सिर छुपाओ। ये यात्रा का उनका दूसरा सिरा है वर्मा जी का। बहुत बढ़िया। धर्मांधता जाओ दूर कहीं वीराने में अपना सिर छुपाओ, तुम्हारी सांस से बदबू आती है। सांप्रदायिका बराए मेहरबानी इस अहाते को खाली कर दो। मक्कान की आबो हवा बदलने के लिए मुझे यहाँ अभी
अनेक पेड़ और कई रंग के खुशबूदार फूल उगाने हैं। झूठी सद्भावनाओं अब कहीं और जाकर खातिरदारी कराओ, खरापन बालिग हो गया है। झूठी सद्भावनाओं अब कहीं और जाकर खातिरदारी कराओ, खरापन बालिग हो गया है। इंसानियत सिसको नहीं, अब एक तरफ धर्मांतता है, एक तरफ इंसानियत है। इंसानियत कहाँ है, मतलब दबा दी गई है, जेलों में है, कहाँ है इंसानियत? सिसको नहीं, मुँह ढकने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे निर्वासन के दिन खत्म हो गए हैं, अंदर आओ। यहाँ तक शिवटीलाल जी की यात्रा है, ये काव्य यात्रा है, ये उनकी मानस यात्रा भी है, और ये उनकी तो ऐसे शिवटीलाल जी को मैं बहुत ज़्यादा इसमें बात नहीं करूँगा, कई बातें होनी हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। धन्यवाद।